ईरान में हंगामे, मज़हब कार्ड और ईरान का मुस्तकबिल। ईरान में का पता काफ़ी ज़्यादा हंगामे वगैरह हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आ चुके हैं, बल्कि आग वगैरह लगा रहे हैं काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह को। स्टूडेंट भी सड़कों पे आ गए हैं, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा केओस ईरान के अंदर होया हुआ है। इससे पहले मेरे ईरान के ऊपर वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने बताया था वहाँ पानी का काफ़ी बहरान पैदा होया हुआ है, ख़ास तौर पर तेहरान के अंदर जहाँ पे पीने का पानी मिलना मुश्किल होया हुआ है। और उसके अलावा सफाई सफाई करने के पानी के मामला जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा, उनकी सूरत हाल काफ़ी संगीन किस्म की है। उसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि ये 100 साल की तारीख में ईरान का सबसे बदतरीन पानी का बहरान आया है। और इसमें भी मदद कार्ड खेलने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन उसके मामला इस तरह के हैं क्योंकि अब मिसमैनेजमेंट है, उसमें कई मामला हैं। आप जाकर वो यूट्यूब की वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि ईरान का जो मामला इस वक्त है उनके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, क्या वजूहात हैं कि जो लोग सड़कों पर आने में मजबूर हो गए हैं। इससे पहले भी कई बार लोग सड़कों पर आए हैं, कई लोग कह रहे हैं कि रजीम चेंज होगी, जो हुकूमत का तख्ता जो उलट जाएगा, क्या मामला तो होंगे। तो वो भी बताने की कोशिश करूँगा कि ईरान का मुस्तकबिल क्या होगा, आया कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूँ कि लोग जो सड़कों पे आए हैं कि वजूहात क्या हैं। उसकी मेन वजूहात की वजह यह है कि वहाँ इकॉनमी जो है मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुकी हुई है। आपको पता है कि वहाँ पे ईरान पे काफ़ी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, सैंक्शन लगी हुई हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ मज़हब के नाम के और जो मामला किए हुए थे वो बिल्कुल उसको मटीरियलाइज़ करने के अंदर नाकाम हो चुके हुए हैं। उसमें कुछ हक़ाइक़ इस तरह के हैं कि जो ईरान की करेंसी जो है उसकी जो डिवैल्यू हुई है, जो मुझे सादा ज़बान के अंदर कह सकते हैं काफ़ी नीचे गिर गई है। वो आपकी इतला के लिए कि इस वक्त $1 का ईरान के 1.42 मिलियन रियाल आ रहे हैं। रियाल जो है वो ईरान की करेंसी है, यानी अगर आपके पास सादा ज़बान में 14,20,000 रियाल हों तो उसका $1 आएगा। अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी ईरान की करेंसी नीचे गिर चुकी हुई है। थोड़ा सा इस कोर्स समझने के लिए आपको आसान करने की बता दूं मैं कि जिस तरह $1 के पाकिस्तान के 280 या 90 रुपये आते हैं, इस तरह ईरान में $1 के 14,20,000 रियाल आते हैं। और इस तरह अगर आप पर $1 हो तो इंडिया के 90 रुपये बनते हैं। तो अंदाज़ा कर सकते हैं तीनों के फ़र्क के मुताबिक कि ईरान की करेंसी कितनी डिवैल्यू हो चुकी है। उसके अलावा ईरान के अंदर जो इन्फ्लेशन जो है इस वक्त 40% पे पहुंच चुकी हुई है। अब जिन लोगों को नहीं पता, वैसे भी इन्फ्लेशन के बारे में इन मामलों के ऊपर मिल जाता है, वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इन्फ्लेशन जो होती है वह महंगाई की शरह होती है कि महंगाई जो होती है पिछले साल के मुकाबले में कितनी ऊपर गई है। तो 40% महंगाई जो है ईरान में ऊपर जा चुकी है, यानी इन्फ्लेशन जो है 40% पे जा चुकी है। वो सादा ज़बान में ऐसे कह सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें अगर आप एक दूध ख़रीदते हैं, एक लीटर दूध आता है 100 रुपये का, पिछले साल आता है 100 रुपये का, वही 1 लीटर दूध जो 140 रुपये का बिक रहा हो तो वो 40% ऊपर चला गया ना एक। तो वही जो 40% होगा उसको इन्फ्लेशन कहेंगे। इस तरह बाकी चीज़ों की कीमतों में, रोज़ामर्रा चीज़ों में, चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उनमें जितनी पिछले साल के मुकाबले में चेंजिंग आती है उसी को पैमाना बनाकर फिर इन्फ्लेशन होती है, यानी महंगाई ऊपर नीचे होती है। तो ईरान में इस वक्त 40% है। पाकिस्तान को अगर सामने रखें तो पाकिस्तान में इस वक्त 6% है और इंडिया के अंदर 1.6% है। ये सारे फिगर साथ साथ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो कि ईरान की सूरत हाल इस वक्त कहाँ पहुँची हुई है। उसके अलावा ईरान के अंदर जो 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 उनकी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी वो माइनस में आ चुकी हुई है। वो इस वक्त है अराउंड माइनस 2.4%। अब ग्रोथ रेट क्या होता है उसके सादा ज़ुबान में बताने की कोशिश करता हूँ। ग्रोथ रेट ये होता है जब कोई करेंसी क्या प्रोड्यूस कर रही है, उसकी इनकम क्या है, उसके मामला क्या होते हैं। अगर जो 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 बिल्कुल स्टैटिक होता है, जो पैमाना होता है वो ज़ीरो होता है, यानी ना आप ज़्यादा पैदा कर रहे हैं ना कम पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल इस कंट्री जो बिल्कुल एक इक्वल जब बुनियाद पे खड़ी है, कुछ भी नहीं कर हो रहा वहाँ पे। अगर इस ज़ीरो से ऊपर जाना शुरू कर दिए कि 1%, 2%, 3%, मतलब है कि करंट मुल्क जो है कुछ ना कुछ बना रहा है, पैसे वगैरह आ रहे हैं। लेकिन अगर माइनस में चले जाए इसका मतलब है कि करंट जो कंट्री जो है बिल्कुल केओस में जा रहा है, बना कुछ नहीं रहा, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं हो रही, सब कुछ जो है वो स्क्वीज़ हो रहा है, जो ऑलरेडी मौजूद है, यानी आपके जेब में जो पैसे हैं वो कम हो रहे हैं और आपकी प्रोडक्शन भी उस लिहाज से नहीं हो रही। तो इस लिहाज से ईरान जो है वो माइनस में है, -2.4% पे आ चुका है। अगर इसी को पाकिस्तान के मामला के अंदर देखें तो पाकिस्तान में जो ग्रोथ रेट है वो 3% है, यानी पाकिस्तान ज़ीरो से ऊपर ही है, तो बेटर है उस लिहाज से। और इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो इस वक्त 8.2% है। ये सारे आपको फिगर साथ बताए हैं ताकि आपको इसको मैं जो आपको फिगर बता रहा हूँ, कई तो होता है ना फिगर सुनते हैं आपको आप कंफ्यूज होते हैं, ताकि आपकी कन्फ्यूजन में आपकी कन्फ्यूजन जो है उसमें कमी हो और आपको इसको समझने में आसानी पैदा हो। मेरा मकसद ये है कि आपको जो वीडियो जो भी लेकर आता हूँ आपके सामने उसके अंदर कन्फ्यूजन कम से कम हो और उनको स्ट्रीमलाइन करके सादा ज़ुबान में आपके सामने पेश कर दूँ। अब ये सारे मामला जो हैं ये रातों रात पेश नहीं आए। ईरान की जो रजीम है जो मज़हब के नाम के ऊपर ये हमायनाई से शुरू हुई थी, जो सो कॉल ईरान के अंदर इस्लाम का इनकलाब ऐसा ये होगा जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो इनकलाब होने के बावजूद जो मामला आए थे वो लोगों की ज़िंदगी को तंग किया, उन्होंने तंग करके आज इस मुकाम में पहुँचा दिया।
अगर आप ईरान की तारीख पढ़ के देखिए, ईरान में जो इस्लाम से पहले के ईरान की तारीख जो बहुत बड़ी रिच तारीख है। ईरान की जो जो दुनिया में जो तहजीबों का नाम आता है, सिविलाइजेशन का नाम आता है, उसमें पर्शियन सिविलाइजेशन जो उसका बड़ा बड़ा मकाम है इस लिहाज देखा जाए। लेकिन उसके बाद जब मज़हब के मामला यहाँ पे आए, मज़हब ने इस सारे हिस्से को अपने काबू में किया। मज़हब जो होता है इंसान के अंदर हम आंगी पैदा करता है, इंसान के अंदर सुकून लेकर आता है, और कई मामला अखलाकियात की चीज़ें होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान के लिए वो मामला उस तरह नहीं हो सके। मैं कई ईरानियों को बाहर के मुल्क में मिल चुका हूँ। मैं वो ईरानी जो है वजह अफसोस से कहना पड़ेगा मज़हब से शदीद किस्म तंग है। बल्कि जो ईरानी कई बार से मिला हूँ, ज़्यादा ईरानी जो मज़हब छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि जब का मज़हब का मामला तो इन्होंने आके हमारी तहजीब तबाह कर दी है, हमारे मामला तबाह कर दिए हैं। वो इसलिए उससे बहुत ज़्यादा बागी हो चुके हैं। होता ये है कि जब हम मज़हब के नाम के ऊपर किसी कौम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लोगों को आप कंट्रोल तो कर सकते हैं कोई मामला करके, लेकिन लोगों के जो जो मज़हब की मोहब्बत होती है वो मजबूरी की होती है। इस तरह ईरान के अंदर भी किया गया। अब मैं अक्सर बार बार बात कह रहा होता हूँ कि दुनिया की तारीख में आज तक किसी मुल्क ने, किसी कौम ने, किसी ने मज़हब के नाम के ऊपर तरक्की नहीं की। मज़हब जो होता है वो लोगों को कंट्रोल करने के बनाया जाता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है, अगर वहाँ रूल्स और रेगुलेशन नहीं होंगे, अगर आप कोई चीज़ जो बना नहीं रहे होंगे, प्रोडक्शन नहीं कर रहे होंगे, हुक्मरान जो होंगे, जो अशराफिया जो होती है किसी मुल्क के अंदर, जब उन्होंने अपने मामला होते हैं कंट्रोल करना होता है ना, उन्होंने अपनी मामला को आगे ले जाना होता है, तो सबसे आसान टूल जो होता है वो मज़हब ही होता है। अब दुनिया के तीन पहले भी उठा कर देखें, मज़हब होता है, नेशनलिज्म होता है, यानी कौम, हम हमारा मुल्क ये है, वो नेशनलिज्म जो होता है कौम से अपने अपने मुल्क का नाम करना। तो उस चक्कर के यही चीज़ें से आपको कंट्रोल किया जाता है। अब ये नहीं सिर्फ ईरान इस तरह का है, फिर लोग या तो ईरान के पीछे पे आ गए। नहीं, मैं आपके सामने इसको ईरान की बात हो रही, इसलिए ईरान की हकीकत बताने की आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ। आप बाकी मुल्कों को देख सकते हैं, उनके अपने मसले मसाइल हैं। फिर भाई बात भी वहाँ पे आ जाती है कि ईरान के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जो इलीगल तरीके से गैर कानूनी तौर पर यूरोप में वगैरह में जाते हैं, उन मुल्कों में जाते हैं। अरे वहाँ पर उनको सारी आज़ादी हासिल होती है। ये नहीं कि मुल्क बेहतरीन हो चुके हैं, यहाँ ही मामला ख़राब है, लेकिन वहाँ पर हर मज़हब की आज़ादी है, उनके अपने मसले मसाइल हैं। लेकिन जो 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 एक चीज़ होती है कि जैसे कहते हैं रेड लाइन कहते हैं, वो रेड लाइन होती है जब आप बहुत ज़्यादा मज़हब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर होता ये है कि आपको डिलीवर नहीं कर पाते ना। फिर अगर आप मज़हब का इस्तेमाल करके उसके साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन करें और भी कई मामला करें, फिर मामला ठीक आते हैं। लेकिन दिन रात आप मज़हब का इस्तेमाल करें, लोगों को ये पुराने ज़माने जब होते थे ना, अब इसको आसानी में मैं आपको बोर नहीं करता, इसको आसानी से ऐसे ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा कि जब पहले इन्फॉर्मेशन का दौर नहीं था, पुराने दौर थे, उस वक्त एंशिएंट टाइप जो टाइम था, उस वक्त किसको पता भी नहीं था मेरी साथ गली में क्या हो रहा है। मज़हब के नाम पे जो भी किसी का नहीं सुनाते थे, आकर बातें बातें करते थे, जो मतलब है वो लोग मान लेते थे। फिर जो दवाएं वगैरह करते थे कि जो दवा कबूल हो गई तो बल्ले 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 हो गई है, दवा कबूल नहीं तो साढ़े अज़ाब आ गया, और अगर दवा कबूल हो गई तो क्या भाई मौजे हो गए। ऐसे मामला, सीधी बात है, ऐसे मामला ही थे ना पहले आप देखा जाए तो। लेकिन वक्त गुजर के पहले जब जिस तरह वो और भी सादगी से बयान कर दूं आपके, जब तलवार की जंग होती थी उसमें कभी यहाँ एक पार्टी जीत गई, कभी दूसरी पार्टी जीत गई। जिस तरह हम अपने मुसलमानों की बड़ी फतवाहत बयान करते हैं, हालांकि वो अरबों की फतवाहत है, जो भी है वो उनकी बात करते हैं कि बड़ा जी उन्होंने जाके थोड़े लोग थे जाकर बड़ी फतह हासिल कर ली। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसी तरह जाके जो हैमा बदोश जो आए थे, चंगेज़ खान वाले जो थे, जो वहाँ से गुजरे, उनके पास कोई शमी नहीं था, तलवारें थी उनके पास, ताकत थी उनके पास। वो आए, उन्हें हैमा बदोशों ने आकर पूरी की पूरी मुसलमान दुनिया को ऊपर नीचे कर दिया, जाकर तहस से नहस कर दिया, ईंट से ईंट बजा दी। वो अक्सर कहते हैं बगदाद की जो नहर थी वहाँ पे जाके वो सारी मतलब काली हो गई थी सारी बुक्स के साथ। बुक्स की अपनी लिखी नहीं थी, बुक्स के साथ तर्जमा किए थे जो बाहर के मुल्कों की बुक किताबें थी। यानी फिर बाद में कहाँ से कहाँ चले जाएगी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो दौर है ना, जो बात वापस आते हैं, अब ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। यहाँ पे आप जो भी बात कर रहे होते हैं उससे क्रॉस रेफरेंस हो रहा होता है। यानी अगर आप टीवी प्रोग्राम देखते हो तो उसमें आप देखते होंगे कि जब कोई बंदा आपको कोई भी लीडर कोई बात कहता है, कोई बंदा कोई बात कहता है, सियासी कोई फटकार कोई बंदा बात कहता है ना, अब कैमरे की आंख आपको हर वक्त रिकॉर्ड कर रही है। फिर उसको उसी के कैमरे अक्सर मतलब प्रोग्रामों के अंदर भी, सोशल मीडिया में भी लोग जाके उसके मीम्स बनाते हैं, दिखाते हैं, ये देखो जी ये पहले ऐसी बातें करता था, अब देखो ऐसी बातें कर रहा है। वहाँ पे आप बच नहीं सकते। ये तो खुशकिस्मत है, पुराने लोग हम उस वक्त कैमरे में मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा कुछ होया होना था। लेकिन इसमें भी अलमिया एक ज़्यादा अलमिया यह है कि कौम को जहनी तौर पे इतना ज़्यादा मफलूज कर दिया कि मज़हब का इस्तेमाल करके, कि उनको सच उनके सामने आज वक्त पाकिस्तान में देख सकते हैं, आप ईरान में देख सकते हैं, मज़हब के नाम पर जो मामला हो रहे हैं उनको बिल्कुल ऐसे बाकी दुनिया के को ऐसे डेवल के तौर पर दिखाया गया। अब उनको सच भी बयान करो तो उसको सब कुछ देख भी रहे होते हैं, कैमरे की आँख देख रही होती है सब कुछ जाके, लेकिन फिर भी उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, वो उस पर यकीन नहीं करते। उसमें कई एलिमेंट होते हैं, उसमें डर का जो एलिमेंट भी है, फिर झूठ की ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है। वो ऐसे है कि बचपन से जब आके मजहबी मामला बना दिए गए हैं जाके, वो शीशा वो बंदा कैसे हो सकता है कि उसको चेंज करे। वो कहते इतनी मेरी बचपन में सुनता आया हूँ तो मैं ये जो बातें बताई वो तो झूठ निकली हैं। फिर वो बेहतर उसके लिए यही होता है कि मैं इसी झूठ का हिस्सा रहूँ, तक कम से कम मेरे सारे पे झूठ की छत जो है यही रहे। सच आएगा, सच तो जाके झूठ की छत जो है, जो सो कॉल बनाई है शीशे की है, वो तो तोड़ कर रख देगा। तो हर बंदे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि इसका प्रोसेस कर सके।
मेरी कोशिश थी कि आपको थोड़ा सा बता सकूं कि मामला असल है क्या। इस तरह जिस तरह बाकी मुल्कों में बादशाह होता है, कई जहाँ कहीं कहीं जिस तरह सऊदी अरब में भी है, लेकिन वहाँ पे मामला काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। कई मुल्कों में बादशाह पहले भी आए थे। अब ये खamenei साहब जो अपना टाइटल इस्तेमाल करते हैं जाके, ये मरते दम तक रहेगा, जब मरेगा फिर अगला बंदा आएगा। तो ये भी सो को मज़हब का नाम देकर बादशाहती हो रही है ना, वो तो कोई मामला नहीं हो रहा है। मज़हब का क्या हो रहा है, मज़हब ये मज़हब का तो ऐसे टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये बड़ा आसानी का टूल है। दूसरी बात यह है कि यहाँ बड़े इस्लाम की बातें हो रही हैं, मज़हब की बातें हो रही होती है, हमारे पाकिस्तान के अंदर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं जाके, जी ये कर देंगे। फिर कई शिया हज़रात बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं। मेरी अपनी खुद की अहमियत नहीं है। वो कहते हसन अल्लाह यारी टाइप कई लोग हैं, और भी कई लोग हम बैठ के अमेरिका के अंदर बैठ के, जिसने आके ईरान को बैठ के इनको कहा भी है कि हम आपको पकड़ लेंगे आके, तो वहाँ बैठ के बातें कर रहे होते हैं जाके। आप देखें दादा कर सकते हैं हम कैसी बातें, मैं फिर बात कहीं ना कहीं निकल जाएगी। इसी वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब ये मसला ये है कि हमारे मुल्क में ये सातला कि हमारे मुल्क के अंदर शिया सुन्नी को काफर कह रहा है और सुन्नी शिया को काफर कही जा रहा है, और बाकी जो दूसरों को कह रहे हैं। अब ईरान के अंदर भी ऐसे मामला है। अब कितने के लोग हैं जाके ईरान के अंदर, जब मैंने पहले भी कही था, इस बात की निशानदेही की है कि ईरान में ने इंडिया को वीज़ा फ्री दिया हुआ है भाईजान, पाकिस्तान को वीज़ा फ्री नहीं दिया हुआ। कहाँ के मुसलमान बहन भाई सारा कुछ। अभी उन्होंने ईरान ने कितने ऑलमोस्ट 7 to 800,000 7 से 8 लाख अफगानियों को मुल्क से निकाला उन्होंने। अभी क्या अफगानी मुसलमान बहन भाई नहीं थे? उनके मामला ये थे, अफगानी बता रहे थे हमारा बड़ा बुरा सलूक होता था, बराबरी का सलूक नहीं था, हमारी बच्चियाँ वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, तो कई बातें वहाँ पे थी। पाकिस्तान में अफगानी को निकाला। फिर अब ये सब आपके सामने है। अगर आप समझना चाहें समझ नहीं समझ रहे ना समझे भाई, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो आपके सामने हकायक पेश कर रहा हूँ कि ये मज़हब के नाम के ऊपर जो झूठे किस्से कहानी बताई गई थी, सारे मुसलमान बहन भाई हैं, ये है वो है। फिर आपके सामने जो बातें बताई गई हैं, जो लिखी गई हैं, जो आपको हो रही है, उसके सामने फिर उसका अमली नमूना तो नहीं देख रहे। फिर आप लफ्ज़ों का हेर फेर है। जैसे हमारे जो मामला आता है फौज के अंदर, वो जो अफगानियों को खवारजीन का नाम दे जा रहे होते हैं, अब उनको काफर तो कह नहीं सकते। देखे ये उनको ये भी नहीं कह सकते दोज़ख में जाएंगे। अब हल्की फुल्की बात करते हैं वो जो, अब हमारे लिए वो खवारजीन है, हम उनके लिए खवारजीन है अफगानियों के लिए। अब कौन फैसला करेगा? देखिए सारा का सारा जोर इंडिया के ऊपर है, इंडिया के अपने मसले मसाइल है। हम ये भूल जाते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उसका रिश्ता नबूद कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। कभी ये सोचा कि वहाँ 25 करोड़ मुसलमान भी रह रहा है, पर उनका तो बंदोबस्त कर लो। जब वहाँ हमला करोगे तो उनकी भी जान जाएगी ना। फर्ज का आप इंडिया को सारा तबाह करते हैं, फर्ज कर ले तो वहाँ भाई जब मुसलमान रह रहा है, सारे भाई इंसानियत की बात होनी चाहिए। लेकिन जो सो कोल जो बंदे वहाँ बैठे हुए हैं, तो ये बातें फिर होता ये है कि मुझे बातें हकीकत के साथ साथ आपको ये बातें बतानी पड़ती है कि ईरान में ये जो मामला इन्होंने किए हुए हैं। कि फिर दूसरी बात है, ईरान ने अपने साथ क्या किया, वो हूतीस को किया, जो यमन के अंदर मामला आता है, उनको सारा इनका सारे का सारा फोकस रहा अपने मज़हब के नाम के ऊपर जाके अपने बाहर के लोगों को फंड करते रहे। जिस तरह हूतीस को किया, फिर ईरान, फिर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को, फिर इसराइल फ़लस्तीन के अंदर क्या कि अपनी तरफ से बड़ा लीडरी बनने के अंदर, बाकी दूसरों में केओस पैदा करो। जितना केओस रहेगा हुकूमत इनकी बरकरार रहेगी। ये भी एक टैक्टिक होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी महल्ले में या अपने किसी इलाके में अपनी कोई बादशाह चतराहट कायम करना चाहेंगे, या तो आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, आप किसी की जरूरत ना हो। जिस तरह आप आसान लफ्ज़ों में देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया का ताकतवर बंदा कौन, ताकतवर मुल्क कौन सा, आप खुद ही फैसला कर लें। मैं डरने की वजह नहीं कर रहा, वैसे बात कर रहा हूँ। कोई भी हर बंदे डिफरेंट ताकतवर होता है। तो उसी तरह उस महल्ले का बंदा जो होगा, अगर बहुत ताकतवर ठीक है, अगर वो बहुत ताकतवर नहीं होगा, तो उसके लिए ये चीज़ होगी छोटे छोटे गुंडे आपस में लड़ते रहे, या दूसरों को आपस में लड़ाता रहे, उससे लड़ेंगे तो उसकी ताकत में और इजाफा होगा। तो यही ईरान के अंदर की जो उनकी स्ट्रेटजी है, उन्हें ये इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन हुआ कि बाद में अब आहिस्ता आहिस्ता जो इसराइल ने जाके हिजबुल्लाह को, बाकी मामलों को कमज़ोर किया, सीरिया को जो सपोर्ट करते वो भी ख़त्म हुआ। तो उस लिहाज से ईरान अब हो गया कॉर्नर। पहले भी ईरान में काफ़ी हंगामे इस तरह के होते रहे हैं। जो पहले एक इनकी जो औरत थी, जब इसका जो जिसने पर्दा वगैरह नहीं किया था, स्कार्फ वगैरह नहीं लेता, हिजाब वगैरह, उसको मारा था। मेरा नाम उसको जेल में नहीं आ रहा, उसको लेता। मेरी वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। 2-3 साल पहले से मामला पेश आए थे। तो वो उस हंगामे पहले भी बड़े हुए थे, अब भी बड़े हुए थे। अब आप कहते हो यार तुम गाल मुका कहना कि देखिए मैंने पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ बड़े आजरा तरीके से, आप जाकर मेरी यूट्यूब वीडियो चेक कर सकते हैं। मेरी आज तक कोई पेशेंट कोई गलत साबित नहीं हुई। मैंने हर बात जो की है वैसे ही बातें हुई। आप बता ये नहीं मैंने बार बार कह चुका मैं कोई पेशेंट कोई करने बाबा नहीं हूँ। अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ सच की आंख देखेंगे ना, बल्कि बाकी अपनी आंखों से हर किस्म की अपने मज़हब की आने को उतार के, बाकी इधर के आने को उतार के, आप भी सब चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो ईरान के अंदर भी मसला ये कि ईरान जब अभी पिछले दिनों इसराइल ईरान की जो झड़प हुई थी, अमेरिका ने भी आके वहाँ पे बमबारी थोड़ी बहुत की थी, क्योंकि इस वक्त दुनिया गुंडा था वही है ना। फिर जो मैंने पहले आपको कहा था, तो जाकर अगर वो चाहते उसी टाइम खमीनी साहब को निकाल लेते जाकर, लेकिन अभी उन्होंने फैसला नहीं किया हुआ।
जितने फैसला कर लिया, तो ये 2 मिनट की मार है। अभी वेनेजुएला में जो कुछ हुआ पता ही है आपको ना, उसके बारे में लिया था वीडियो में आया कि वेनेजुएला के बारे में जो मदूरो को पकड़ लिया उन्होंने, उसके बारे में लिया था वीडियो बनाऊंगा, उनके हक़ाइक़ आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये भी ऐसे ही, इनको चाहे निकाल लेंगे, अभी उन्हें फैसला नहीं किया, क्योंकि अभी जब जिस दिन उन्हें फैसला कर लिया, क्योंकि उनको चीज़ें सूट करती हैं, उस दिन इनका हमैनी साहब एक दिन वहाँ रह नहीं सकते। कोई मसला ये है कि जो बाकी ममालिक भी हैं, उन्हें अपने अवाम के लिए कोई मामला करने होते हैं। अब ये शुक्र अदा करें कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन है, थोड़ी रख रखा हुआ है, लोगों को जवाब देना पड़ता है। थोड़ा पुराना दौर होता है जब लोग, जिसका बड़ी सल्तनतें होती थी, जाकर छोटे मुल्क पे को भी जाके में हमले करते थे, या दूसरे कमज़ोर के ऊपर, या थोड़े दुश्मनी के वाले मामला के अंदर, जैसे हमारे उस्मानिया सल्तनत भी ऐसे करते रही हैं। सो जिसे हम कहते हैं खिलाफत का दौर था, मुसलमान भी करते रहे हैं, बाकी लोग भी ऐसे करते रहे हैं जी। तो अब तो हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन आ गई ना, ये कर रहा है। तो ये बातें आपके सामने में लाने की कोशिश था, आपको बताने की कि ये ईरान के मामला है भाई। एट द एंड ऑफ द डे मैं बार बार कहता होता हूँ कि मज़हब जो होता है, जो ताकत होती है, और जो कारोबारी होता है, उसका कोई मज़हब नहीं होता। ताकत का मतलब ताकत होता है, और कारोबारी का मतलब मुनाफा होता है। हम डिफरेंट बंदे की डिफरेंट किस्म के टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई मज़हब का टूल इस्तेमाल कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली जितने हमारे मुसलमान गरीब मालिक है, उनके पास कोई और तो चीज़ बेचने के लिए है कोई नहीं भाई, अपने अवाम को कंट्रोल करने वही मज़हब का चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बाकी अफ्रीका के अंदर जो है वो अपना रंग नस्ल का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम जितना मतलब पूरे अफ्रीका में कोई है कोई अमन की जगह जहाँ जा सकें जाके, ऊपर साउथ अमेरिका सारा चेक कर लें, ब्राज़ील से शुरू हो जाए, नीचे जाके अर्जेंटीना तक चले जाएँ। उनकी भी मज़हब के मामला तो नहीं है, वहाँ पे नेशनलिज्म का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। वो अपने मुल्क से मोहब्बत की, हम आज़ाद हैं, ये हैं वो हैं, उनके पल्ले कुछ उनके भी नहीं है। वो उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, बीच में वो मज़हब भी हल्का फुल्का लगाते हैं, तड़का लगाते हैं जाके वहाँ पे। तो ये वहाँ पे मामला आता है। बाकी आप चले जाएँ कहते हैं चाइना। अब चाइना की एग्जाम्पल आपके सामने ना भाइयों, वहाँ किसी अल्लाह का मानते हैं, ना किसी रसूल का मानते हैं। मज़हब का तड़का तुड़का कोई नहीं है, नेशनलिज्म के चक्कर के ऊपर है। लेकिन नेशनलिज्म भी उसी हद तक जब तक आके पल्ले कुछ है। पहले उन्होंने चुप करके अपने आप को उस मुकाम पर पहुँचाया, और आज और 20 साल के लास्ट 20 ईयर के अंदर दुनिया की तारीख का उन्होंने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। पूरी दुनिया की तारीख में हम सुनते आए थे कि उन्होंने हम खुशकिस्मत है कि हम अपनी आंखों के सामने चाइना को इस ताकतवर बनते देखा, और अपने खुद कफील हर चीज़ में होते देखा। साइंस और टेक्नोलॉजी किसी चीज़ का नाम लें, इलेक्ट्रिक गाड़ी से लेके आप AI के अंदर, जिस तरह उनके डीप सी का, जिस तरह चैट GPT, उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। ये उन्हें साबित कर दी कि ये होता है असल पैमाना। अब ये नहीं वो परफेक्ट है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ मिसाल तो कायम कर दी ना, चाहे अपनी मर्जी के साथ अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं। अब यही इंडिया का तो जमहूरियत का दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन इंडिया डिलीवर करने में नाकाम रहा है। इंडिया के अपने बंदे बाहर के मुल्क में चले जाते हैं, वापस नहीं आते। जिस तरह गूगल का बॉस है सुंदर पिचाई है, और भी इलीगल बंदे जाते हैं अमेरिका की क्रॉसिंग करने वाले। मैं बार बार कह चुका हूँ, दूसरे सबसे ज़्यादा इंडियन है। अब बातें हम ईरान कहते हैं, ईरान तो शुरू हो, तो कहते हैं इधर गला फलाई जान रहे हैं। ये हल्के हल्के मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं आपको हल्के हल्के मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बल्कि वो राग नहीं होते जाके वो पियानो ना, पियानो में डाल लगा ताकि पता चले भाई ये साथ साथ है वजह क्या है। मेरा मकसद यहाँ चस्केबाजी तो नहीं ना भाई ना, जाकर हल्के फुल्के ये रांचा हो गया होगा, चलो जी चलो जी व्लॉग कर दो ताकि आप बाद में जाके जो मुझे व्यू मिल जाए। ऐसा चक्कर नहीं है। मेरा मकसद आपके सामने चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं। अब इतना होता है कि जितना मर्जी आप क्लियर कर दें, अब अगले जिसने माननी है नहीं मानी वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो ईरान का मुस्तकबिल जिस दिन उन्होंने फैसला कर लिया, क्योंकि ये फैसला कर भी लिया, तो जब इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया, और अवाम तो वैसे तंग आए, उनको प्लेटफॉर्म तो मिला ही होगा, तो हटाना को मसला कोई नहीं होगा। लेकिन क्या अवाम के लिए ठीक होगा? तारीख इस बात की गवाह है कि अवाम के लिए कोई इतने मामला अवाम ये इससे थोड़ा बेहतर हो, शायद लिखा जाए थोड़ा रिलीव में, थोड़ा सा अवाम को हल्का रिलीव भी देना जरूरी होता है। लेकिन ओवरऑल ये कौम जब तक हम चाइना वाले मामला पर नहीं चलेंगे, अपने आप को इस मुकाम पर नहीं लेके आएंगे, तब तक बात नहीं चल सकती। जैसे पिछले साल जब ईरान का जो प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर क्रैश में मरा था, वो जो हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल कर रहे थे भाईजान, वो अमेरिका का हेलीकॉप्टर था, बेल 212, 40 साल पुराना हेलीकॉप्टर। अब अमेरिका को गाली निकाल के बाद नहीं आते जाके, ये आपके सामने भाईजान। अगर मैं गलत कर रहा हूँ, उस पर मिला था वीडियो मौजूद है, चेक कर सकते हैं। फौज में आपको कई रेफरेंस दे सकता हूँ। रोज जाके कोई इल्ज़ाम इसराइल दिला दो, उन्हें दिला दो, वो अंज कर रहे वो क्या कि अवाम को, जब अवाम को आप मतलब कहते बड़ा चूरन देंगे, या बड़ी बड़ी दुआएं करेंगे, बड़े बड़े नारे लगाएंगे, कुछ का नहीं सुनाएंगे, ये बोझ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब हमारा मदद सबसे बेहतरीन है, और डिलीवरी करने के अंदर प्रैक्टिस करने के अंदर नील जीरो कुछ भी नहीं। तो फिर उन्हें कुछ ना किसी को इल्ज़ाम देना है नहीं देना, अदरवाइज फिर जो अब आप क्या सोचते हैं, वो जो लोग सुनते होंगे उनके दिल में शक तो पैदा होता होगा, लेकिन उनके पास चॉइस कोई नहीं है। वो फिर उसी चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं। फिर हमें क्योंकि ज़्यादातर मसीह मामला जो होते हैं वो गरीबों के लिए होते हैं, उनको फिर उन्हें पता होता है अच्छे जलील हुए हैं, उन सबको ऊपर जाके मिलेगा। वो जो ऊपर जाने वाली गोली है ना, इसी चीज़ की वजह से लोग उसको चुप करके इसको ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं, मान रहे होते हैं। यही ये है कि ये जो ईरान का जो मुस्तकबिल जो है, यहाँ पे अगर ये रजीम चली भी जाती है, तो अवाम को ऊपर आने में, मामला करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो रातों रात मामला तो नहीं होंगे, इसका एक ट्रांजिशन होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे में ये बिगिनिंग ऑफ द एंड शुरू हो चुका हुआ है। यानी ये जो बिल्कुल जो एंड जो है उसका शुरुआत हो चुकी हुई है। अगर रजीम चेंज होती है तो मामला जो होते हैं
उसमें जब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया, वो आलमा फैसला कर चुके हैं, वो जब अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो ठंडी ठंडी हमारी तरह नहीं है कि गर्म गर्म हमारे मुल्कों में ना गर्म गर्म रोटी खाने का आता है, वो हम गर्म गर्म रोटी नहीं खाई जाती। बाहर के मुल्कों में कहीं जिनको जाने का मौका मिला ना, वो ब्रेड जो है ना ठंडी खाते हैं, हमें आता ठंडा ठंडी, वो ले आओ ये गर्म रोटी, तो वो आराम से खाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आवाम जैसे मर्जी रहे, वो उन्हें जमहूरियत का चूड़न देकर मामला कर रहे होते हैं। बातें दोनों मामला ये मफादात की मामला होते हैं, जिस दिन उनका पता कि इनको फ़ारग करना फ़ारग कर देंगे जाके, उनके लिए ईरान के मामला भाईजान कोई मसला मसाइल नहीं है। इसलिए मेरे आपके पैगाम यही है, बातों को समझने की कोशिश करें, अपनी आने वाली हमारी ताकत हजरात है वो चीज़ को समझने की कोशिश करें, अपने आने वाली जो लोग हैं उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म दे जाएँ ताकि वो कम अज़ कम इज़्ज़त के साथ अपने मुल्क को लेकर आकर चल सके। हमें इंटरनेशनल लोगों के साथ लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया से अच्छे मामला करें, ईरान से अच्छे मामला हों, ताकि आने वाली नस्लें हमें कम अज़ कम इस बात को माफ़ कर सकें, और हम इस तरह अपने आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छी, आप कहते हैं अच्छा प्लेटफॉर्म जो छोड़ कर जा सकें। इस तरह ईरान को सोचना पड़ेगा, ईरान के मामला जो आपके सामने आए, जो मामला किए हुए हैं। हम बात को आप प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता, मेरा मकसद आपके सामने सारी हकीकत को बिल्कुल सामने सादा तरीके से आपके सामने रखने का। आगे आपकी मर्जी है, इसको किस तरह मर्जी अपना स्टडी कर सकते हैं, जान सकते हैं, फैक्ट को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आपको इसको जानने के बाद खुद ही अपना फैसला आप खुद कर सकते हैं। एंड मेरी कैसी बात जब आपको अच्छी लगी, समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।